हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो चैप्टर 1 से स्टार्ट की जाएगी और आगे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने एक साथ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर बनाई है और आपको वो वीडियो दी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक होगी, तो आप वहां से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे चैप्टर 1 विलियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। मोलैरिटी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मोलरता क्या होती है? किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता को एम से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से भी प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन लीटर। विलयन के आयतन को हम वी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इसको चिन्ह के रूप में लिखना है तो एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे वी टी। क्योंकि मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है डब्ल्यू अपॉन एम, बार बटे अड़ू बार। तो वहीं यहाँ पे डब्ल्यू अपन एम हो गया है। बी टी क्या है? यहाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं। डब्ल्यू बी होता है विलेय का भार, और एम बी क्या होता है? विलेय का अणु भार। और वी टी क्या है? विलयन का आयतन। वी टी क्या है? विलयन का आयतन। तो एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणे वी टी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम अगला अगला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं मोललता। मोललता क्या होती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब इस मोलरता में क्या था? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित। अब यहाँ पे मोललतम क्या है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। आप सिंपल सा इन दोनों में डिफरेंस बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मोलरता है, तो मोलरता में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोललता को 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आप ये लाइन एक दो बार आप सुन लेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगी। अब चलिए देखते हैं मोललता। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार इसमें किलोग्राम में लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या यानी कि एन, और एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणे डब्ल्यू है, जो कि हम किलोग्राम में ले रहे हैं। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का भार। एम बी क्या है? विलेय का अणु भार। और डब्ल्यू है विलायक का भार। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी बोलते हैं। किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। मोल अंश याद करने की भी मैं आपको एक आसानी से ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज तथा मिश्रण में उपस्थित कुल घटक के मोल प्रभाज के अनुपात को कुल घटक के मोलों की संख्या तथा कुल उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। मतलब कि जैसे आपको किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना है, तो उसके मोल ऊपर रखो और उस विलयन में जितने घटक हैं उनका मोल निकाल के उससे भाग कर दो, तो आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब जैसे इसके सूत्र देखते हैं। एक्स ए यानी कि ए विलेय का, जैसे कि हमें ए विलायक का हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो एन है यानी कि विलायक का मोल ऊपर रख दिए, और विलेय प्लस विलायक यानी एन ए पर एन बी। और
कुल मोलों की संख्या को नीचे रख दिए, तो ये हमारा घटक ए का मोल प्रभाज निकल आया। और वैसे ही अगर हम एक्स बी यानी एक्स या एक्स एक्स भी बोल सकते हैं, आप इसको काई भी बोल सकते हैं। वैसे ये काई होता है, जनरली इसको लोग एक्स बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जैसे कि हमें बी घटक का मोल प्रभाज निकालना था, तो उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रख दिए और एन ए प्लस एन बी को हमने नीचे रख दिया और डिवाइड कर दिया, ये हमारा निकल आया। अब एक्स ए तो आपको पता ही है, ए का मोल प्रभाज। एक्स बी क्या है, बी का मोल प्रभाज। एन ए है ए के मोल संख्या, एन बी बी के मोलों की संख्या। अब देखते हैं अगला, यदि विलयन में दो घटक उपस्थित हो, जैसे कि अगर विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, तो उनके मोल प्रभाज का योग सदैव एक के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट बिना पूरा सूत्र लगाकर अगर किसी एक का पता है तो दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पक्का याद कर लेना है। अराउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पी नॉट इसका सूत्र होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट क्या है, पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। वैसे डब्ल्यू बी विलय का भार, एम बी विलय का अणु भार, डब्ल्यू ए विलय का अणु भार और एम ए क्या है, विलायक का अणु भार, जो कि आगे काम आएंगे। आप इसको भी इससे समझ सकते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हमारा है आपे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बोलते हैं। यदि विलयन तनु हो यानी कि उसमें जल की मात्रा अधिक हो, तब सूत्र हमारा ये काम आएगा। और यही हमारा सूत्र मतलब कि रियल है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम यही सूत्र काम में लेते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल एन को जब हम खोलेंगे और कैपिटल एन को जब हम खोलेंगे, तो हमारा ये बनेगा स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारा विलय के मोल है और कैपिटल एन हमारा विलायक का मोल है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी एम ए बटे एम बी डब्ल्यू ए। यहाँ बी क्या है, विलय, डब्ल्यू यानी कि भार, विलय का भार, और बी क्या है, विलय, एम यानी अणु भार यानी कि विलय का अणु भार। ऐसे ए विलायक का अणु भार और विलायक का अणु भार और विलायक का भार। आज चलिए देखते हैं राउट के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। सबसे पहला, ये अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। राउट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, ये तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है यानी कि जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। यह वैद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता। और ये जो राउट का नियम है, ये वैद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है। लास्ट, इसमें ताप स्थिर होता है। यानी राउट का नियम है, ये केवल उसी उसी घटक पर काम करेगा जिसका ताप स्थिर हो, मतलब कि बदले ना। अब चलिए देखते हैं अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी है। बेसिकली जितने नियम होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको वो छोड़ के नहीं आना है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए। हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। मैं आपको इसको दो बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अगर एक बार में ना समझ में आए, इसलिए दो बार में आपको सच्चे अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जल में विलेयता ये लिखा है अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये साइन दाब यानी कि ये, यानी कि जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है कि एक कांस्टेंट के लग जाता है इसको कि ये के है। और ये के क्या है,
कि हेनरी स्थिरांक है, हेनरीज कांस्टेंट है, पी दाब है, और काई इसको एक्स भी बोलते हैं, घुली गैस की मात्रा है, इसको हम मोल प्रवाह भी बोलते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं इसको मोल प्रवाह भी बोलते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं वो भी देख लेते हैं। ये तनु विलयनों पर लागू होता है। हेनरी का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। इसमें ताप उच्च होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर हेनरी का नियम लागू होता है। इसमें दाब कम होता है, इसमें प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम हो, यानी कि जो हेनरी का नियम है वो विलय की मात्रा अगर विलयन में कम होगी तभी काम करेगी, वरना फिर नहीं कार्य करेगी। अब आज अनुप्रयोग देख लेते हैं हेनरी के नियम के। अनुप्रयोग यानी कि हेनरी का नियम किस किस चीज में यूज आता है। जैसे शीतल पेय पदार्थों में हेनरी का नियम यूज कर लेते हैं। गोताखोर गोताखोर यानी कि जो ए, डुबकी लगाते हैं जो पानी में, उसको गोताखोर। पर्वतारोही पर्वतारोही यानी कि जो पहाड़ों पे चलते हैं, जो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं। फेफड़ों की क्रियाविधि में भी हेनरी के नियम का उपयोग लेते हैं। अब हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परासरण। परासरण से हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको एक परासरण भी तैयार कर लेना है। विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण यानी कि जैसे कि यहाँ एक बीकर है, यहाँ पे एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे तनु विलयन है, तनु विलयन यानी कि जिसमें जल की मात्रा अधिक है। और यहाँ सांद्र विलयन है, यदि जो जो द्रव है वो हमारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, तो उस क्रिया को परासरण बोलेंगे। अब परासरण दाब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे परासरण कहते हैं। अब जैसे कि परासरण दाब भी अब यहाँ से समझ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि परासरण और परासरण दाब किसे बोलते हैं, ताकि आप इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाए। मान लीजिए जैसे कि ये एक बीकर है, जिसमें इधर तनु विलयन है, इधर तनु विलयन है, और उधर सांद्र विलयन है, यानी कि इधर गाढ़ापन ज़्यादा है, सांद्र यानी कि गाढ़ापन, इधर गाढ़ापन ज़्यादा है, इधर गाढ़ापन कम है। यदि जो जो विलयन है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति कर रहा है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति कर रहा है। और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। यदि विलयन जो है तनु विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है, तो उस क्रिया को परासरण बोलते हैं। अब परासरण दाब किसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है, ये मान लेते हैं एक पिस्टन है, यहाँ से यहाँ गति हो रही है। अब जब मैं मतलब कि जब इस पिस्टन पे जब हम दबाव डालेंगे तो ये इधर की ओर प्रवाहित होने की कोशिश करेगा, और उतना दाब डालें, इतना प्रवाह जब इधर प्रवाहित हो और इधर प्रवाहित हो, इनकी गति रुक जाए, यानी कि विलयन जो है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना रुक जाए, तो उसको परासरण दाब बोलेंगे। अब आप ये डेफिनेशन आसानी से समझ सकते हैं। जैसे विलयन पे लगाया गया वह न्यूनतम दाब, यानी कि इस तरफ एक दाब लगाया जा रहा जो परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि जो ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो प्रवाहित हो रहा है उसको ये रोक दे, तो उस क्रिया को परासरण बोलते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, परासरण को पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं परासरण का सूत्र क्या होता है। पी बराबर सी आर टी होता है। पी क्या है, परासरण दाब। सी क्या है, सांद्रता। और आर क्या है, आर है सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट है। और टी तो आपको पता ही है, टी यानी कि टेम्परेचर है। पी भी बराबर एन आर टी भी होता है। जैसे कि सांद्रता है, सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन होता है, तो आयतन इधर आ गया, तो पी आयतन है, एन मोलों की संख्या है, और आर गैस नियतांक है, और टी टेम्परेचर है, और एन क्या है, मोल है। मोल को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम बोलते हैं। तो एन की जगह बस यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन एम आ गया है, बाकी पूरा वही है।
तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाता है PV बराबर W/M/RT। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पराशर के साथ ही कभी कभी पराशर ना बोल करके आपको प्रतिपराशर भी बोल लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो पराशर की दिशा बदल जाती है, अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिपराशर बोलते हैं। प्रतिपराशरण मैं आपको डायग्राम से एकदम स्पष्ट समझा देता हूँ, जिस डायग्राम को समझ के आप ये डेफिनेशन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं हमारे डायग्राम को। जैसे कि हम यहाँ पे इतना दबाव डालें कि ये क्रिया इधर से इधर हो रही थी और इतना दबाव डालें कि क्रिया रुक गई। अब हम पराशर दाब से भी अधिक दबाव डालेंगे, यानी कि अब हमें रोकना नहीं है। अब हम और इस पराशर दाब से भी अधिक दबाव डालेंगे कि जो क्रिया रुक गई थी वो अब क्रिया इधर होने लगे, यानी कि इधर होने लगे। पहले तो इधर हो रही थी, तो जितना दबाव डालें कि ये क्रिया रुक गई तो उसको पराशर दाब बोले। अब एक्स्ट्रा पराशर दाब से भी एक्स्ट्रा दबाव डालेंगे तो ये क्रिया उल्टी दिशा में होने लगेगी, यानी कि सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ होने लगेगी। तो इसी क्रिया को आप प्रतिपराशर बोल सकते हैं। ये क्रिया प्रतिपराशरण होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।